यहाँ से आगे चलते हुए आई थिंक ये वीज़ा कॉस्ट में, वीज़ा फ़ी में जो बढ़ोतरी की गई है, इस पर क्या एक सेंस बन रही है? पूरे मार्केट्स पे एक अप्रोच की बात करते हैं। आज से जीएसटी का जो कट हुआ वो एप्लीकेबल है, उसका लाभ आपको मिलेगा। मार्केट्स के डायनामिक्स पे और दिशा पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री सुनील सुब्रमण्यम मौजूद हैं। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, सीएनबीसी आवाज़ परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी आईटी। हम सब एक 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 कॉल ले रहे थे कि जनाब निफ्टी आईटी में थोड़ा सा रिकवरी पॉसिबल है। वो आई थिंक कन्विक्शन टू बाय दैट दैट कोलैप्स इन निफ्टी आईटी वो इमर्ज हुआ इन्फोसिस के बायबैक के बाद, उसके बाद मिड कैप आईटी में रुझान। बट आप एग्जैक्टली इस वीज़ा H1B वीज़ा कॉस्ट को जो बढ़ाया गया है, कैसे रीड कर रहे हैं सर? क्या क्या ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? इस पर आपका व्यू, मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट होगा उस पर आपका व्यू, और मार्केट कैसे लेगा? कैसे अप्रोच करें इस ओवरसोल्ड इंडेक्स को, इस ओवरसोल्ड सेक्टर को इस वक्त? आपने सही कहा ओवरसोल्ड, क्योंकि वाईटीडी परफॉर्मेंस देखे तो निफ्टी 7% ऊपर है और आईटी इंडेक्स 17% नीचे है। 25% का आउट अंडर परफॉर्मेंस रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पहली वाली बात करते हैं तो ओवरऑल एआई की एक थ्रेट है और यूएस की स्लोडाउन के कारण आईटी बिजनेसेस में क्या डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, ये आईटी इंडेक्स के ऊपर हावी थी। और जैसे आपने कहा कि पिछले एक महीने में और परसों को छोड़ते उसके पहले देखे तो एक महीने में निफ्टी आईटी आउट परफॉर्मर रहा था कंपेयर टू निफ्टी। यानी एक बाइंग ऑन डिप्स और बहुत ओवर करेक्शन हो गया करके ओवरसोल्ड टेरिटरी से आई थिंक फंड मैनेजर्स इसको खरीदना शुरू कर रहे थे। तो ये जो फ्राइडे को जो हुआ कांड इन टर्म्स ऑफ दी H1B वीजा, इनिशियली उसका न्यूज बहुत बैड था और भयंकर था, क्योंकि जो हवार्ड लुटनिक ने ट्रंप के साथ बैठे हुए कहा कि ये एनुअल फी होगी और रिन्यूअल्स पे भी लगेगी, तो वो बहुत भयंकर इंपैक्ट सामने दिख रही थी। बट उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आया, तो मैं मानता हूं कि ये क्लैरिफिकेशन के बाद अभी जो हो रहा है मार्केट में खाली नी जर्क रिएक्शन है। मैं क्यों बताता हूं आपको, क्योंकि आप देखें तो यस, आउट ऑफ 85,000 H1B वीजास करीबन 60-65 हजार इंडिया को मिलते थे। मगर उनमें से अगर टॉप 5 आईटी कंपनीज की बात उठाएं, खाली 13,000 ही टॉप 5 आईटी कंपनीज को मिला है लॉटरी सिस्टम के अंदर। तो कहां गए ये बाकी के अप्रूवल, बाकी सेक्टर्स, और खास करके आपको अमेरिकन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इनकी ज्यादा उधर हिस्सा थी। मैं क्यों बता रहा हूं कि ये 10-15 हजार की जो एनुअल इनको मिल रहा था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी हमने जो ऑनशोर वर्क करना था उसके लिए लोकल्स की हायरिंग 20 से 50% तक ऑलरेडी वो लोकल अमेरिकन को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका इंपैक्ट अगर आप देखें तो 15-20 हजार उनकी टोटल टॉप 5 आईटी कंपनीज की जनसंख्या यानी एम्प्लॉय संख्या 15 लाख है। तो ये 15,000 15 लाख के अंदर 1% भी बचता नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी तो क्लैरिफिकेशन आ गई है, ये खाली फ्रेश के ऊपर लगेगा और वन टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये H1B में अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस 10-15 हजार के लिए मैं जो क्या के $100,000 पे करूं, क्योंकि तनख्वाह एवरेज में 60-70 हजार ही होती है इन एम्प्लॉयज की। तो उसमें मैं समझू कि 6 साल की बात उठाएं तो 17,000 पर ईयर मैं क्यों उनके लिए इनकर करूं। तो मेरे ख्याल में ये कंपनियां H1B को करीबन भूल जाएगी समझ लीजिए। और अपना जो दो दो तीन चीज है इसके पीछे, कितना आउटसोर्स कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। नियर शोरिंग कनाडा, मेक्सिको और लैटिन अमेरिका से कितना कर सके वो करेंगे, और थोड़ा बहुत अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपने पूछा कि मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट, मेरा मानना है कि ईपीएस के ऊपर 2 to 4 बेसिस पॉइंट्स का ही इंपैक्ट आप देख सकते हैं, स्पेशली दिग्गज आईटी कंपनियों में, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट स्ट्रेंथ है, एडिक्वेट ऑफिस है ये सब करने के लिए। तो मेरा मानना है कि जो करेक्शन हरा है वो सेंटिमेंटल है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के बाद इस चीज के कारण एडिशनली अभी आईटी सेक्टर के ऊपर एक आउटलुक नेगेटिव थी, उसका चल रहा था, वो ओवरसोल्ड टेरिटरी आज थोड़ी और ओवरसोल्ड हो गई है। मगर मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ कि 3.5% नेगेटिव से शुरू हुआ, अभी आई थिंक 2.5% के करीब है, थोड़ी बहुत रिकवरी है। तो मेरे लिए आपको एक मीडियम टर्म आउटलुक रखेंगे तो ये बाय ऑन डिप्स बनता है स्ट्रेटेजी। नेचुरली कुछ दिन के लिए ये एक ओवर रिएक्शन चलेगा, ऐसा नहीं कि आज खरीदें तो कल आपको मुनाफा होगा। मगर
एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मैं मानता हूं कि ये करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है। 25% का आउट परफॉर्मेंस इंडिया का कोई टॉप सेक्टर है ये, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंपनीज, जो कैश उनके पास है, डिविडेंड यील्ड जो ये देते हैं अगर आप खरीदे, तो ये सब मानकर मेरा मानना है कि करेक्शन तो रहेगी, क्योंकि रिटेल निवेशक जाके बेचेंगे। खबर सभी अखबारों में नेगेटिव खबर फैल रही है, चैनल्स में भी फैल रही है, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। एक नॉर्मल बायर जाके डरेंगे, वो तो इशू नहीं है। मगर लॉन्ग टर्म निवेशक के तौर पर मेरा मानना है कि ये एक अक्यूमुलेशन का टाइम है, क्योंकि जब स्थिति में सुधार आएगी, जैसे रेट कट फेड का और 2-3 रेट कट होंगे, उधर बीएफएसआई सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। बीएफएसआई सेक्टर बहुत बड़ा बायर है आईटी सर्विसेज का, तो ये सब चीज धीरे धीरे सामने आएगी और एक ना एक दिन एफआईएस की वापसी जोरदार होगी, तो ऑटोमेटिकली पैसिव फंड्स का करीब 10-12% तो इंडेक्स में ही आईटी का शेयर है, तो पैसिव फंड्स की खरीदारी भी शुरू होगी। तो मेरा मानना है कि टू समराइज आईटी के व्यू में, डर है और इस डर के आगे जीत है। पेशेंस चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए, वॉलिटिलिटी को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए, मगर मौका ऐसा ज्यादा नहीं आएगा कि एक इतना ओवरसोल्ड सेक्टर को खरीदने का। सुनील सर, आपने इस सेक्टर पे काफ़ी बात करी, बस मैं 10 सेकंड आपके और चाहूँगा, 20 सेकंड इसी सेक्टर पे। ज़्यादा झुकाव आपका किस पे है, मिड कैप आईटी पे, लार्ज कैप आईटी पे? लार्ज कैप पे, क्योंकि मिड कैप आईटी में एक वो बहुत डिपेंडेंट है, उनके पास उतना डेप्थ नहीं है, तो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप आईटी पे भरोसा रखें। लार्ज कैप आईटी। अच्छा, एक थीम जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज हमारा डिस्कशन शुरुआत में एक ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस पे हो रहा है, आईटी पे बात करी। निफ्टी मेटल इंडेक्स, सुनील सर, आई मीन इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है। गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई, सिल्वर इज एट ऑल टाइम हाई। इस मेटल स्पेस को कैसे अप्रोच रखें अगर किसी का इन्वेस्टमेंट व्यू है? हालांकि मैं मेटल स्पेस सिंस इट्स सिक्लिकल, बहुत आप एक लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बना सकते, लेकिन ये फेज कहाँ पर है? क्या मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है या फिर अभी भी ये इंटरमीडिएट पोजीशनिंग इसकी लग रही है आपको मेटल्स की? इंटरमीडिएट पोजीशनिंग लग रही है। मैं कहा कि एक अगर गोल्ड और सिल्वर को हटा दें, क्योंकि उधर तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, और गोल्ड और सिल्वर में सेंट्रल बैंक बाइंग के कारण ही आपको एक पॉजिटिव रुझान दिखेगा, तो गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल्स को अलग रखते हैं। तो उसके अलावा फेरस और नॉन मेटल्स की बात करें तो चाइना एक बहुत बड़ा बायर होता था, क्योंकि जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल चल रही थी तो 50% ऑफ वर्ल्ड आयरन ओर चाइना के पास जा रहा था। मगर चाइनीज इकोनॉमी आज उस मैन्युफैक्चरिंग स्थिति से एक कंजम्पशन की ओर बढ़ रही है, तो वो नेचुरली मेटल्स का डिमांड उतना नहीं होगा। और ये क्यों खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाली बात है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कर रही है, और अभी प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स में भी 6-9 महीने 1 साल में बढ़ते हुए दिख रहा हूं, तो स्टील एंड कॉपर और एल्यूमिनियम, इनकी डिमांड तो डोमेस्टिकली स्ट्रांग रहेगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि दाम इनके लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होते हैं, तो ग्लोबल, जैसे आपने कहा, ये ग्लोबल सिक्लिकल है, इनके दाम इंडिया के डिमांड सप्लाई से संबंध नहीं रखते। इंडिया में डिमांड स्ट्रांग होगी, मगर दाम इंटरनेशनली डिसाइड होगा, और ओवरऑल इंटरनेशनली एक स्लोडाउन की बात हो रही है, और चीन में भी, जैसे मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन की एक बदलाव आ रही है। तो मेरा मानना है कि ये टैक्टिकल कॉल से कोई टेक्निकल ट्रेडर्स कॉल ले सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं कहूंगा ये इंटरमीडिएट है, डिमांड स्ट्रांग, बट प्राइस एक्शन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसको पोर्टफोलियो में एक हिस्सा में रखे और इसको टैक्टिकली प्ले करे, ये स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म कॉल नहीं ले सकते हैं इसमें। जी हाँ, टेक्निकली प्ले करें, ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म कॉल नहीं है, आपको स्विंग को खेलना है, हालांकि स्विंग अभी भी इंटरमीडिएट है, अभी याद रखिएगा। अच्छा, एक दो बास्केट पे और आते हैं सर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार। इंश्योरेंस स्टॉक्स अलग ही हैं, और अब जीएसटी यहाँ से हटने के बाद आपको क्या लग रहा है? आई मीन अभी इस स्पेस पे आपका टेक क्या है? ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं दो लीडर इन द स्पेस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कैसे अप्रोच करें? इंश्योरेंस में आपका कन्विक्शन क्या कहता है? मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है। देखिए, नेगेटिव न्यूज थी कि उनको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, तो इसके कारण क्या मार्जिन उनके अफेक्ट हो जाएंगे, मगर मेरा मानना है कि टोटल अंडर पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है, और अगर कोई भी एक लाइफ इंश्योरर या एक हेल्थ इंश्योरर देखता है कि 20%, 18% है, मगर 20 मान लीजिए, 20% मेरी प्रीमियम घट रही है, तो नेचुरली ये पेनिट्रेशन के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है।
तो अल्टीमेटली वॉल्यूम्स विल मेक अप फॉर जी जो भी इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनको लॉस दिख रहा है। और ये सब लॉन्ग टर्म प्लेस है क्योंकि हर इंश्योरेंस पॉलिसी 10-20 साल की होती है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन से मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये इनपुट टैक्स की क्रेडिट जो है उसकी जो लॉस है वो थोड़ा बहुत ये मेकअप कर लेंगे अपने, जैसे प्रीमियम की जो प्राइसिंग होती है। अभी सालाना आपका प्रीमियम बढ़ता है, अभी कितना जीएसटी के कारण घटा और कितना आपके एक्चुअल रिस्क फैक्टर्स के कारण बढ़ा, ये कोई एक ब्लैक बॉक्स है। तो ये कंपनियां मैनेज कर लेगी। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव बूस्ट ओवरऑल मार्केट एक्सपेंशन का जो जीएसटी के रिमूवल से हुआ है वो ओवरऑल पॉजिटिव है फॉर पेनिट्रेशन। और ये कंपनियां अपना P&L अच्छी तरह मैनेज कर लेगी, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही। मेरा व्यू पॉजिटिव ही है ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, अच्छा सुरेश सर, फाइनली निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपके कमेंट्स, ये बाजार की दिशा क्या नज़र आ रही है आपको? आपके पास जितने भी अच्छे न्यूज़ फ्लोज थे, मोस्ट स्पेशली दैट जो वो 15 अगस्त की स्पीच थी प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद जीएसटी कट, उसको अमली जामा पहनाया गया। फाइनली अगर आप देखें आज वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो जीएसटी कट। अब हमारा मेरे ख्याल से और 10 दिन बाद 12 दिन बाद फोकस होगा क्वार्टरली अर्निंग्स। एफआईएस की जो प्लेसमेंट थी वो उस पर काफ़ी रिकवरी आई है, शॉर्ट्स काफ़ी कवर हुए हैं। क्या लग रहा है, मैं दशा यहाँ से पॉजिटिव ही रहेगी? किस ट्रजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं हम? और डोमिनेट क्या करेगा? बैंक्स डोमिनेट कर सकते हैं क्या स्पेस को? मैं समझता हूं कि बैंक्स में पीएसयू बैंक्स डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक सीआरआर कट भी लागू होने लगा है सितंबर फर्स्ट वीक से, राइट। तो वो बेनिफिट भी मिलता है। जो बैंक ज्यादा अपना पैसा गवर्नमेंट के साथ जीरो इंटरेस्ट पे रख रही थी, तो ये पीएसयू बैंक्स की है, उनके एक पॉजिटिव आउटलुक है। सेकंड, आप देख रहे हैं तो नेचुरली शॉर्ट टर्म में आपको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी निम के ऊपर प्रेशर आ सकती है, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में मैन्युफैक्चरर्स प्लस बैंक्स प्लस फाइनेंस कंपनीज सब मिलाकर प्रोडक्ट प्राइसिंग ईएमआई को कम कराने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मार्जिन को सैक्रिफाइस करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी में थोड़ी वॉल्यूम की बढ़त अच्छी होगी फेस्टिवल सीजन के कारण, मगर मार्जिन पे थोड़ी प्रेशर। मगर पीएसयू बैंक्स की आउटलुक अगर थोड़ी लंबी दिशा में देखे तो अल्टीमेटली ये फेस्टिवल सीजन की सेल्स आपको देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त में ट्रांसलेट होगी। और मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तेजी पकड़ेगा 6-9 महीने में। और वहां पे जो एग्जीक्यूट करते हैं प्राइवेट कैपेक्स की एक्सपेंशन की ऑर्डर, वो होते हैं एसएमई और एमएसएमई। और उनको जो फाइनेंसिंग की जरूरत होती है वो पीएसयू बैंक से आगे होते हैं, क्योंकि उनको समझते हैं वो सेगमेंट को, और बहुत सालों से उनका एक अनुभव रहा है उधर। वेराज प्राइवेट सेक्टर और एनबीएफसी उतना उनको उधर एक्सपीरियंस नहीं है। तो इनकी जो एक लोन बुक भी ग्रोथ अच्छी होगी और मार्जिन का एक्सपेंशन हो सकता है ओवरऑल बुक में, क्योंकि ये एमएसएमई को वो 12-14% में लेंड करती है। तो मेरे ख्याल में पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक अच्छी रुझान में है, जिसको हमें देखना चाहिए। और अर्निंग सीजन की बात आपने उठाई, देखिए सितंबर 22 तक तो सेल्स कम हो गए थे, उसके बाद ही अब पिकअप होंगे। तो अक्टूबर की जो अर्निंग सीजन है उसमें नंबर्स थोड़ी नरमी से आएंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बहुत कस्टमर्स ने अपना सेल डिसीजन को, बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन कर लिया है। तो ज्यादा उम्मीद ना रखे इस अर्निंग सीजन के रिजल्ट्स में, स्पेशली कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स में। बट उसको काउंटर करने वाली बात, और एफआईएस के लिए खास इंपॉर्टेंट है, यह है कि अक्टूबर अर्निंग सीजन से ध्यान आपको FY27 में चला जाता है, 1 ईयर फॉरवर्ड का। तो जी एक वो टाइम जी को बोलते हैं पी का करेक्शन हो जाएगा, तो एक ओवरऑल वो बैलेंसिंग फैक्टर होगा आपको अक्टूबर की सीजन में। और खबरें आ जाएंगी दिवाली की सेल की, वो भी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होगी कि नंबर्स अच्छे सेल हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है अक्टूबर से लेकर। सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने नेक्स्ट पर्सपेक्टिव शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार